महाराष्ट्र, जिला ठाणे। कार्तिक नाम का एक 22 साल का युवक ठाणे के एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। वह बीटेक कर रहा था। वह एक अयाश किस्म का इंसान था। झूठ फरेब उसकी नस नस में भरा हुआ था। उसके पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उन्हें कार्तिक के निजी जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कार्तिक स्वभाव से थोड़ा जिद्दी टाइप का था। घर में अपने कमरे में वह चुपचाप पड़ा रहता था। यहाँ तक कि उसकी मम्मी को भी नहीं पता था कि वह क्या करता रहता है। एक सुनसान रात, जब पूरा शहर नींद के आगोश में खोया हुआ था, कार्तिक अभी भी खिड़की से सटे हुए अपने बिस्तर में जाग रहा था। मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गड़ाए वह अपनी कल्पनाओं के समंदर में डूबा हुआ था। इंस्टाग्राम और फेसबुक में लड़कियों से चैट करने के साथ साथ वह कनिका से बात कर रहा था। कनिका उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी कॉलेज की दोस्त थी। कार्तिक हर एक लड़की के साथ 5-6 महीने ही वक्त बिताता था। कनिका बेहद अमीर परिवार से थी और उसके पिता एक बड़े हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थे। बाकी लड़कियों की तरह कार्तिक ने कनिका को भी झूठ के गुब्बारे में फंसा रखा था। कार्तिक ने कनिका को अपने बारे में सब कुछ गलत बता रखा था। उसने अपने आप को एक आज्ञाकारी बेटा और एक धनी परिवार से संबंधित होने की छवि बना रखी थी। मोबाइल में टकटकी लगाए कार्तिक कनिका से बातें करने में लगा हुआ था। रात एकदम शांत थी। चांद अपनी छटा खिड़की से होते हुए कार्तिक के ऊपर बिखेर रहा था। हवा ना चलने की वजह से पेड़ भी शांत थे। उसके कमरे में एक दीवार घड़ी लगी हुई थी, जिसकी टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के 1 बज चुके थे। तभी अचानक से ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के आधे खुले हुए दरवाजे से गुजरती है। कार्तिक के कोमल गालों पर दस्तक देते हुए हवा ऐसा महसूस कराती है जैसे कि कोई अपने कोमल हाथों से उसे बुला रही हो। कार्तिक इस एहसास से विभोर हो उठता है। तभी कार्तिक के कानों में एक आवाज आती है, कार्तिक, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। एक अनजानी आवाज सुनकर कार्तिक घबरा गया। डर के मारे उसने फोन बिस्तर पे रखा और उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर कोई नहीं था। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च जलाकर खिड़की से बाहर इधर उधर देखने की कोशिश की। आवाज कहां से आई उसे कुछ समझ नहीं आया, परंतु जैसे ही वह खिड़की बंद करके मुड़ा, कमरे में रखी हुई अलमारी के साथ एक परछाई से उसका सामना हुआ। परछाई की आकृति एक स्त्री की थी। उसके शरीर से काले रंग का द्रव्य चारों तरफ बह रहा था। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जमीन से ऊपर उड़ रही हो। तभी बिजली की फुर्ती से वह परछाई कार्तिक के ऊपर आ धमकी। उसने अपने दोनों हाथों से कार्तिक की गर्दन दबोच ली। कार्तिक की सांस अटक जाती है और उसका मन शून्य हो जाता है। अगले ही पल वह कार्तिक को बिस्तर से कुछ ऊंचाई पर लाकर फर्श पर गिरा देती है। फर्श पर गिरते ही उसके मुंह से थूक निकल जाता है। अब कार्तिक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वह काली परछाई अब भी हवा में तैर रही थी। अचानक से वह स्त्री एक झटके में कार्तिक के जिस्म से टकराकर गायब हो जाती है और कार्तिक बेहोश हो जाता है। कमरे में पूरी रात वह बेहोश पड़ा रहता है। जब सूर्य की किरण खिड़की से होते हुए कार्तिक पर पड़ती है तो वह होश में आ जाता है। रात की वह घटना याद करके कार्तिक बहुत घबरा जाता है। भय की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह झट से अपने कमरे से बाहर गया और ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने पिताजी के पास जा बैठा। कार्तिक को पसीने में लथपथ देखकर उसके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कार्तिक इतना घबराया था कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से रात की घटना के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा भी या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। दरअसल कार्तिक की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। माता पिता का अर्थ उसके लिए सिर्फ पैसों तक सीमित था। कार्तिक के चेहरे का भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गया और उसने उल्टा अपने पापा को लेक्चर सुना दिया। गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज जा पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसकी एक दोस्त और कनिका कर रही थी।
उन दोनों को कार्तिक ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। यह सुनकर उसकी दोस्त ने उससे कहा, तेरा वहम होगा पगले, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है। यह बात कहते ही कार्तिक की दोस्त और कनिका जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरे जीवन की लगी हुई है और तुम दोनों इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। कार्तिक दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक की दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला है, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। कार्तिक का यह फैसला सुनकर उसकी दोस्त उसे रुकने की सलाह देती है और कहती है कि उसे अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। कार्तिक बहुत जिद्दी स्वभाव का था। वह ठान चुका था कि अब उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके माता पिता उससे प्रेम भाव नहीं रखते हैं। इस पर कनिका कहती है कि अगर तुमने पक्का कर ही लिया है तो आज रात तुम मुंबई में बने हुए मेरे फ्लैट पर चलो, वहाँ तुम बिना किसी डर के जिंदगी बिता सकते हो। कार्तिक को कनिका का सुझाव पसंद आ जाता है। कनिका के कहने पर कार्तिक घर से अपना बैग पैक करके ठाणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वह रात में अपने माता पिता से छुपकर घर से बाहर निकला था। अपने जीवन का यह उसका बहुत बड़ा फैसला था और वास्तव में यह बहुत घातक सिद्ध होने वाला था। कार्तिक की यह रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी थी, लेकिन फिर भी कार्तिक को घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगी उस विशाल घड़ी की सुइयां 1 बजे के वक्त पर पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का आगमन होता है। कार्तिक पूरी तरह से घबराया हुआ था और उधर कनिका भी अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। कोई अन्य यात्री न होने की वजह से वह स्टेशन भी पूरे तरीके से शमशान घाट का रूप ले चुका था। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कनिका का इंतजार करते हुए वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी फिर से एक ध्वनि कार्तिक के कानों में गूंजती है, कार्तिक, मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज थी जिसे उसने अपने रूम में सुनी थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी का रूप ले लेती है। कार्तिक डर के मारे अपना होश खो चुका था। तभी एक साया ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आ खड़ा होता है। यह कोई और नहीं बल्कि कनिका ही थी। कनिका को देखकर कार्तिक लंबी सांस लेता है। वह जल्दी से कनिका का हाथ पकड़कर ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य बड़ा डरावना था। उस ट्रेन में कार्तिक और कनिका के अलावा कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। कार्तिक इस बारे में कनिका से पूछता है। कनिका मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है कि यह ट्रेन स्पेशल है। यह हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चलती है। जिस डिब्बे में हम लोग बैठे हैं वह बहुत महंगा है, इसलिए कम ही लोग इसमें सफर करते हैं। कार्तिक कनिका की बात मान गया। थोड़ी देर में कनिका बाथरूम जाने की बात कहते हुए बोली, कार्तिक, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में बाथरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर कनिका वहाँ से चली गई। कुछ पलों के बाद कार्तिक को अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये आवाजें उसने पहले भी सुनी है। वह उठकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे ही कार्तिक अपनी सीट पर बैठने के लिए वापस पहुंचा तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही थी। कार्तिक ने उस लड़की से पूछा कि वह क्यों रो रही है। जवाब में उस लड़की ने बताया कि किसी ने उसका रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। कार्तिक ने उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहा ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही उस लड़की ने घूंघट ऊपर किया, उसका चेहरा देखकर कार्तिक भौंचक्का रह गया। डर के मारे कार्तिक बाथरूम की तरफ भागने लगा और जोर जोर से कनिका को पुकारने लगा। जैसे ही कार्तिक ने बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां कनिका की जगह वही लड़की इंतजार कर रही थी। उसे देखकर कार्तिक अपना होश खो बैठा और बाथरूम में ही गिर पड़ा। वह लड़की एक रहस्यमयी साए में बदल गई। यह साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके कमरे में प्रकट हुआ था। हवा में तैरती उस अदृश्य शक्ति ने पूरे बाथरूम को अपना निवाला बना लिया था। उसका चेहरा बहुत भयंकर था। भयंकर हंसी के साथ उस साए ने कार्तिक के पूरे जिस्म को जकड़ रखा था। ट्रेन में बहुत जोरों से खड़खड़ की आवाज आने लगी थी।
वास्तव में यह साया कार्तिक की एक पुरानी प्रेमिका थी, जिसे 2 साल पहले उसने अपने चक्कर में फंसाया था। उसका नाम शीतल था और वह भी कार्तिक के प्रेम में फंस गई थी। वह एक साधारण परिवार से थी। कार्तिक ने उससे कई बार संबंध बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया था। 4 महीने के बाद एक दिन कार्तिक ने शीतल को अपने दोस्त के घर बुलाया। उसने अपने दोस्त की उपस्थिति में शीतल के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन शीतल इसके लिए राजी नहीं हुई। वह कहने लगी कि शादी के बाद ही यह सब उचित होता है, लेकिन कार्तिक पर तो जैसे भूत सवार था। उसने शीतल की बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसका रेप कर दिया। कुछ दिनों बाद शीतल ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। कार्तिक को यह सारी घटना चंद लम्हों में स्मरण हो गई। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका था। डर के मारे कार्तिक की दिल की गति बढ़ने लगी और उसकी आंखों से खून आने लगा। कार्तिक पूरा जोर लगाकर बाथरूम से निकलने में सफल हो गया। वह अब लड़खड़ाते हुए ट्रेन के डिब्बे में भाग रहा था और उधर वह साया हवा में तैरता हुआ उसके पीछे आ रहा था। मौत का मंजर कार्तिक की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वह चलती ट्रेन से कूद गया और अंततः कार्तिक की मृत्यु हो गई। आखिरी में उसका फोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल गया था, उस पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा तुम्हारे साथ फ्लैट पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ मैं भूतिया हवेली देखने चली गई हूँ। आई होप तुम समझोगे। लव यू जान। कहानी से सीख, हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन में हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति हम पर विश्वास करता है, तो हमें उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।